नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र। एक बार फिर राहुल गांधी के भाषण पर बहस शुरू हो गई है। राहुल गांधी जब भी कोई ऐसी बात कहते हैं जो संघ और उसकी सांप्रदायिकता पर सीधी टिप्पणी होती है, तो देश का मीडिया, आईटी सेल, संघ से जुड़े हुए संगठन और पूरी सरकार राहुल गांधी के पीछे पड़ जाती है। हम देख रहे हैं कि विपक्ष में तमाम नेताओं की मौजूदगी के बीच केवल राहुल गांधी हैं जो सांप्रदायिकता को सीधे सीधे उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करते हुए नजर आते हैं। आपको याद होगा, आपको याद होना भी चाहिए कि राहुल गांधी पर एक भी शब्द कहना कितना मुश्किल है, और इस मुश्किल का सबसे बड़ा गवाह इस वक्त आपका यह पत्रकार है। राहुल गांधी पर हमारी यह किताब 1 वर्ष पहले आई थी और आते ही क्या हुआ था आप सब परिचित हैं। राहुल गांधी पर कुछ भी कहना, कुछ भी बोलना कितना मुश्किल है, इस बात को अच्छे से समझिए। इसलिए राहुल गांधी का जब भी कोई भाषण होता है तो भारत सरकार, उसकी संस्थाएं, उसकी एजेंसियां दुष्प्रचार में सबसे आगे नजर आते हैं। आखिर इस किताब से राहुल गांधी के बारे में, उनके कामों के बारे में अगर जनता जान ही जाती तो क्या दिक्कत थी? दिक्कत यही थी कि राहुल गांधी की राजनीति सांप्रदायिकता से सीधे मुकाबला करने की राजनीति है। राहुल गांधी देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नक्शे कदम पर चलते हुए एकदम साफ देखे जा सकते हैं। अपनी स्क्रीन पर इस भाषण को देखिए, जो भाषण जवाहरलाल नेहरू का था। इस भाषण से आप समझ सकते हैं, इसकी झलक से आप समझ सकते हैं कि नेहरू कितनी स्पष्टता से कह रहे थे 12 दिसंबर 1951 को कि वह आपसे वोट नहीं मांगेंगे। बार बार नेहरू कह रहे हैं मुझे वोट मत दीजिए, लेकिन मैं वही कहूंगा जो आपके हक में होगा। तो जनता से वह सवाल भी करते हैं, जनता को वह चेतावनी भी देते हैं और जनता को अपना काम गिनाने की जगह सीधी बात करते हुए नजर आते हैं कि क्या देश हित में है और किन मुद्दों पर मैं काम करूंगा। अपनी स्क्रीन पर आप दूसरी तरफ राहुल गांधी को देख रहे हैं। राहुल गांधी का यह भाषण 25 मार्च 2023 का है, जब संसद सदस्य के तौर पर उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। तब उन्होंने बहुत साफ गोई से कहा था, मैं संसद का सदस्य रहूं या ना रहूं, या फिर मुझे जेल में ही क्यों ना डाल दिया जाए, लोकतंत्र की लड़ाई लड़ता रहूंगा। हम देख सकते हैं कि राहुल गांधी नेहरू की मशाल लेकर चल रहे हैं। राहुल गांधी की सीलमपुर में रैली आपने देखी होगी, सुनी होगी। राहुल गांधी बहुत साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं, राहुल गांधी बहुत साफ साफ कह रहे हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली इसलिए गई है ताकि देश को बचाया जा सके, ताकि मोहब्बत को बचाया जा सके। हमने कहा था कि बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ हम लड़ेंगे और 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से लेकर हम कश्मीर चले हैं और हमने नारा दिया, देश की जनता ने नारा दिया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और हमने ये नहीं कहा आपको कि मोहब्बत की दुकान जब ही खुलेगी जब आप हमें वोट दोगे। हमने आपसे कहा चाहे कुछ भी होगा, ये विचारधारा की लड़ाई है, आरएसएस बीजेपी के खिलाफ हम हैं, आज हैं, पहले थे और पूरी जिंदगी रहेंगे। और 4000 किलोमीटर हम चले और देश का माहौल
हमने बदल दिया, एक नए तरीके की राजनीति हम लाए। और एक तरफ हिंसा और नफरत और दूसरी तरफ मोहब्बत की दुकान, ये सच्चाई है। आपके वोट के लिए केवल यह दुकान नहीं खोली गई है। राहुल गांधी जब भी जनता से बात करते हैं तो आप उसमें वोट की भीख की पुकार नहीं देखते हैं। राहुल गांधी जनता से मानो सवाल करते हैं। उनके भाषणों में उत्तेजना नहीं होती है, उनके वक्तव्य अर्धसत्यों से भरे नहीं होते हैं। राहुल गांधी के भाषणों में मंगलसूत्र, गाय भैंस की चोरी नहीं होती है। राहुल गांधी के भाषणों में अपने ही देश के लोगों को घुसपैठिया नहीं कहा जाता है। अपने ही देश के नागरिकों की संपत्ति लूट कर दूसरे को देने के वादे नहीं किए जाते। राहुल गांधी के भाषणों में मुसलमानों का डर नहीं दिखाया जाता। इसलिए राहुल गांधी के भाषणों को सुनने और समझने के लिए विवेक की जरूरत है। वह विवेक जो भारतीय मीडिया ने भारतीय जनता के दिमाग से गायब कर दिया है। इसलिए राहुल गांधी ने जब कांग्रेस के नए भवन में कांग्रेस के नेताओं को संबोधित करते हुए चुनौतियों पर जो बात कही, उसको एक दूसरी दिशा में मोड़ दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि मोहन भागवत के आपत्तिजनक बयान को छुपाया जा सके। पहले समझिए कि मोहन भागवत ने क्या कहा था। मोहन भागवत ने बहुत साफ साफ कहा था कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठा द्वादशी के तौर पर मनाया जाना चाहिए। इसे ही भारत का सच्चा स्वतंत्रता दिवस मनाना चाहिए। मोहन भागवत इंदौर में बोल रहे थे और आरएसएस से जुड़े एक कार्यक्रम में उन्होंने यह बात कही। आप देखें कि अगर कोई सामान्य व्यक्ति यह बात करता तो उस पर अब तक भारत सरकार एफआईआर दर्ज करवा चुकी होती। बीजेपी के नेता अलग अलग जगहों पर जाकर लाइन में खड़े होकर एफआईआर दर्ज कराते कि इन्होंने आजादी का अपमान किया है, आजादी के नायकों का अपमान किया है। लेकिन चूंकि मोहन भागवत यह बात कह रहे हैं कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को सच्ची आजादी के रूप में मनाना चाहिए, इसलिए बीजेपी के किसी नेता की हिम्मत नहीं हुई कि वह एक शब्द भी इसके बारे में बोल सके। अब आप समझने की कोशिश करें कि कहां कंगना रनौत जो 2014 को सच्ची आजादी बताती हैं और कहां मोहन भागवत। तो आप देखेंगे कि बीजेपी और आरएसएस में ऐतिहासिक तथ्यों के प्रति क्या दृष्टि है। और 1925 से आरएसएस का जो सफर शुरू हुआ 2025 में आकर वह कहां खड़ा हुआ है, उसमें वैचारिक समझ कितनी है, उसमें दृष्टि कितनी है और उसमें संविधान के लिए कितना प्यार है। एक आम भारतीय जो संविधान से प्यार करता है, जिसके दिमाग में लोकतंत्र है, वह कैसे ऐसी बात कह सकता है। आपको याद दिला देना जरूरी है कि आरएसएस लंबे समय तक संविधान का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विरोध करती रही। आरएसएस ने तिरंगे को अपनाने में बहुत समय लगाया। आरएसएस ने बार बार संविधान पर सवाल उठाया। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले संविधान बदलने का जो नारा बीजेपी की ओर से बुलंद किया गया, उसमें आरएसएस का ही सबसे बड़ा दखल माना गया था, सबसे बड़ी दृष्टि मानी गई थी। अब सुनिए राहुल गांधी ने कहा क्या था। राहुल गांधी ने यह भाषण अंग्रेजी में दिया, लेकिन आप साफ साफ समझ सकते हैं और इतनी मुश्किल अंग्रेजी नहीं है जो आपको समझ में ना आए। हम उसका वही हिस्सा आपके सामने लेकर आ रहे हैं जिस पर पूरा विवाद है। I'd like to say one last thing.
that do not think that we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP. राहुल कह रहे थे, यह मत सोचिए हम कोई निष्पक्ष लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें बिल्कुल भी निष्पक्षता नहीं है। यदि आपको ऐसा लगता है कि हम भाजपा और आरएसएस नामक राजनीतिक संगठनों के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो आप सच्चाई से अवगत नहीं हैं। आपको देखना होगा कि उन्होंने हमारे देश की लगभग हर संस्था पर कब्जा कर लिया है। ऐसे में अब हम सिर्फ भाजपा और आरएसएस से नहीं, बल्कि पूरी सरकार, उसकी संस्थाओं से भी लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने अक्षरशः यही कहा है कि हम केवल बीजेपी और आरएसएस से नहीं, बल्कि पूरी सरकार और उनकी संस्थाओं, जिसके लिए उन्होंने इंडियन स्टेट शब्द का इस्तेमाल किया, उनसे लड़ने की बात कह रहे हैं। अपने भाषण में राहुल आगे मीडिया की भूमिका पर बोलते हैं और बताते हैं कि मीडिया जो काम कर रही है उसे एक सामान्य आदमी भी समझ सकता है कि मीडिया अपनी जिम्मेदारियों से कितनी दूर चली गई है। चुनाव आयोग की भूमिका पर बात करते हुए उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी के मुद्दे पर बात की। उन्होंने कहा कि हम चुनाव आयोग के काम करने के तरीके को लेकर कितने असहज हैं। उन्होंने तथ्यात्मक रूप से इसकी विवेचना भी की। ईडी, सीबीआई को अपना काम करने की जगह विपक्ष के नेताओं के पीछे लगा दिया गया है। ईडी और सीबीआई काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनकी भूमिका पर राहुल सवाल उठाते हुए आगे बढ़ गए। उन्होंने चुनाव आयोग के मतदाता सूची को पारदर्शी बनाने से इनकार करने पर भी सवाल उठाए। और राहुल जब यह सब बात कह रहे हैं तो आप सोचिए कि ये संवैधानिक संस्थाएं क्या कर रही हैं। अब सुनिए कि राहुल गांधी ने मोहन भागवत की सच्ची आजादी वाले बयान पर क्या कहा और आखिर बीजेपी उनके इस बयान से क्यों तिलमिलाई है। राहुल गांधी ने कहा, मोहन भागवत का कहना कि भारत को 1947 में आजादी नहीं मिली थी, इसका मतलब है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई और संविधान दोनों अमान्य हैं। ऐसा कहना असल में देशद्रोह है। किसी दूसरे देश में ऐसा कहने के लिए उनको गिरफ्तार कर लिया जाता। भारत को 1947 में आजादी नहीं मिली, ऐसा कहकर उन्होंने हर भारतीय का अपमान किया है और अब समय आ गया है कि हम ऐसी बकवास सुनना बंद करें। अब आप बताइए कि राहुल गांधी ने क्या गलत कहा। अगर किसी दूसरे व्यक्ति ने ऐसा कहा होता तो निश्चित रूप से उसको अब तक गिरफ्तार कर लिया जाता और पूरी बीजेपी, जिसमें मंत्रिमंडल से लेकर विधायक और सांसद शामिल हैं, सब के सब एफआईआर दर्ज कराने के लिए दौड़ रहे होते, टीवी चैनलों पर बाइट देने के लिए कतार में खड़े होते। अब समझिए इस बात को कि राहुल गांधी ने जब कहा कि हम संस्थाओं से लड़ रहे हैं, तो उन संस्थाओं का स्ट्रक्चर क्या है और यह संस्थाएं कहां से कहां पहुंच गई हैं। कुछ उदाहरण आपके लिए। चुनाव आयोग की नियुक्ति से सीजीआई को हटा दिया गया। पहले जब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती थी तो उसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते थे। तो उसमें 3 लोग होते थे, प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सीजीआई।
मोदी सरकार ने इस प्रक्रिया को बदल दिया। उन्होंने सीजीआई की जगह कैबिनेट मंत्री को रख दिया। अब आप इसे समझ सकते हैं कि सीजीआई का मतलब था कि अगर कोई पैनल में नाम आया और सीजीआई और नेता प्रतिपक्ष दोनों उस पर सहमत हैं तो प्रधानमंत्री उसमें अल्पमत में आ जाते और इस तरह से ऐसा व्यक्ति जिसे सीजीआई और नेता प्रतिपक्ष चाहते हैं वह चुनाव आयुक्त बन सकता था। लेकिन सीजीआई की जगह जब कैबिनेट मंत्री को आपने जगह दे दी तो इसका मतलब है कि अब प्रधानमंत्री और उनके नीचे यानी उनको एक सरल भाषा में उनको रिपोर्ट करने वाला व्यक्ति उनके मंत्रिमंडल का सदस्य जब होगा तो अपने आप नेता प्रतिपक्ष यहां पर अल्पमत में आ गए। तो कैसे उसका चयन होगा उस व्यक्ति का जिसके विरोध में कैसे उस व्यक्ति का चयन रोका जा सकता है जिसे प्रधानमंत्री नहीं चाहते। दूसरा बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार देने का फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का अर्थ था कि दिल्ली की सरकार प्रमुख है, वह फैसले लेगी, एलजी फैसले नहीं लेंगे। लेकिन मोदी सरकार ने एलजी को फिर से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ओवर रूल करते हुए एलजी को ही सुप्रीम बना दिया और अध्यादेश लाकर ट्रांसफर और पोस्टिंग के सारे फैसले फिर एलजी को ही दे दिए। अब आपने देखा है कि दिल्ली में एलजी कैसे काम करते हैं। एलजी चुनी हुई सरकार के खिलाफ इंटरव्यू देते हैं, मीडिया में बात करते हैं, भाषण देते हैं, जबकि राज्यपाल या उपराज्यपाल का काम केवल मंत्रिमंडल की सिफारिश के अनुसार काम करना है। वह अपने विवेक से प्रशासनिक कामों में दखल नहीं दे सकते। यही भारत की व्यवस्था रही है। लेकिन एलजी लगातार इसका अतिक्रमण करते हुए नजर आते हैं। इसलिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रशासन की संस्थाएं, भारत सरकार से जुड़े संस्थान और एजेंसियां कैसे काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग विपक्ष को मिलने के लिए समय नहीं देता, चुनाव खत्म हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होते ही सीजीआई सीधे ही राज्यसभा पहुंच जाते हैं। पिछले दिनों आपने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर यादव का बयान देखा होगा, उनका नफरती भाषण देखा होगा, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में उनको तलब किया गया है। इसके बावजूद उनके तेवर वैसे ही बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सार्वजनिक रूप से शेखर यादव के पक्ष में भाषण करते हैं और सुप्रीम कोर्ट को चुनौती देते हैं। इसलिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत सरकार, उसके संस्थान और उसकी एजेंसियां किस तरह से काम कर रहे हैं। आपने इंडियन एक्सप्रेस की वह रिपोर्ट देखी होगी कि कैसे 20 से ज्यादा विपक्ष के नेताओं को एक एक करके पहले उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते हैं और जैसे जैसे वह बीजेपी में शामिल होते जाते हैं तो कैसे एक एक करके उन पर से मामले वापस ले लिए जाते हैं, उनको क्लीन चिट दे दी जाती है। क्या ईडी, सीबीआई ऐसे ही काम कर रहे हैं? क्या उनका सबसे बड़ा काम यही है कि विपक्ष के नेताओं को बीजेपी में जाने के लिए प्रेरित करें? लेकिन हम उनकी भूमिका इसी तरह से देखते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियम कानूनों में बदलाव किया गया है। उनमें क्या बदलाव की तैयारी चल रही है जिससे अब किसी भी व्यक्ति को बिना नेट, पीएचडी या एकेडमिक योग्यता के इन संस्थानों का हिस्सा बनाया जा सके। सीधे सीधे
कुलपति के पद पर नियुक्त किया जा सके। हम देख रहे हैं कि पहले ही देश भर के शिक्षण संस्थानों में बड़ी संख्या में ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति की जा रही है जो आरएसएस और बीजेपी से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, खास तौर पर आरएसएस से जुड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट की जब बात आएगी तो आपको उमर खालिद को याद रखना पड़ेगा। उमर खालिद बिना किसी सुनवाई के 5 साल से जेल में हैं। अभी तक सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई के लिए वक्त नहीं मिल पाया है। जमानत तो बहुत दूर की बात है, सुनवाई ही शुरू नहीं हुई। तो आप समझ सकते हैं कि देश के संस्थान सरकार के किस कदर प्रभाव में हैं। पूरा का पूरा प्रशासनिक ढांचा सरकार के कब्जे में है। इसलिए राहुल गांधी साफ साफ कह रहे हैं कि उनकी लड़ाई केवल बीजेपी आरएसएस से नहीं है, इंडियन स्टेट से है। इंडियन स्टेट का मतलब यह पूरा प्रशासनिक ढांचा है, उसकी कार्य प्रणाली है। हम देख रहे हैं कि किस तरह से मोदी सरकार रूल ऑफ लॉ की जगह रूल ऑफ आरएसएस को लेकर आ गई है। राहुल गांधी साफ साफ जनता से कहते हैं कि संविधान और मनुस्मृति में से किसी एक को चुनने का वक्त है। अगर आप संविधान के साथ हैं तो आप मनुस्मृति के साथ नहीं हो सकते। आरएसएस लगातार मनुस्मृति के साथ है। प्रधानमंत्री आरएसएस, उनके सहयोगी कभी मनुस्मृति की आलोचना करते हुए नजर नहीं आते। बीजेपी नेताओं के बयान देखिए, उनकी टिप्पणियां देखिए, वह सब के सब जैसे मनुस्मृति के आराधक के रूप में आपको स्पष्ट रूप से नजर आ जाएंगे। इसलिए राहुल गांधी के इस भाषण को सुनना समझना बहुत जरूरी है। मीडिया से सावधान रहिए। मीडिया केवल और केवल सरकार के इशारे पर काम करता है और आपके विवेक के हरण के लिए यथासंभव प्रयास करता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना पर हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर संभव हो तो हमें ज्वाइन कीजिए, आर्थिक रूप से हमारा सहयोग कीजिए। नमस्कार।